किसी भी साम्राज्य की कहानी हम जब भी सोचते हैं तो जहन में लड़ाइयाँ और बड़ी बड़ी जीतें आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि हिसाब किताब की किताबों से, बही खातों से जीती गई हो। आज हम उसी खामोश गणित की पड़ताल करेंगे जिसने दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन दो आंकड़ों को देखते हैं। साल 1700, उस वक्त भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा था, एक चौथाई। और फिर 200 साल से भी कम समय में 1947 तक ये हिस्सा घटकर सिर्फ 4% से भी कम रह गया। मतलब ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला आर्थिक उलटफेर है, जरा सोचिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति गई तो गई कहाँ? देखिए, ये कहीं गायब नहीं हुई। इससे बाकायदा एक खास दिशा दी गई थी। तो चलिए इस नाटकीय गिरावट के पीछे की मशीनरी को समझते हैं। और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, किसी जंग में नहीं बल्कि अकाउंटिंग की किताबों में छिपा है। ये कहानी इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है कि ये सिर्फ एक फौजी कब्जा नहीं था, बल्कि ये एक फाइनेंशियल टेकओवर था। एक पूरे देश को एक तरह से एक एसेट में बदल दिया गया था, जिसे सिर्फ मुनाफे के लिए मैनेज किया जाना था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक तरफ था बेहद अमीर प्री कॉलोनियल भारत और दूसरी तरफ उसका सामना हुआ एक बिल्कुल नए किस्म के कॉरपोरेशन से। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी पर उसका शासन था। अर्थव्यवस्था जबरदस्त थी। ट्रेड सरप्लस की वजह से देश में सोना चांदी बरस रहा था और भारत में बने कपड़ों की पूरी दुनिया दीवानी थी। मतलब एक शक्तिशाली, उन्नत और बेहद अमीर समाज था। और फिर मैदान में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सरकार नहीं थी, ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी जिसके शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहते थे। लेकिन इसे किसी सरकार जैसी ही ताकतें दी गईं, जिसमें अपनी खुद की आर्मी रखने का अधिकार भी शामिल था। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 1757 में प्लासी की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। कंपनी ने अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल किया और 1765 आते आते उन्हें बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, जिसे दीवानी कहते थे। बस यही वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी एक शासक बन गई। और इसके नतीजे बहुत भयानक थे, जैसा कि 1770 के अकाल में हमें देखने को मिलता है। तो असल में कंपनी का पूरा मिशन ही बदल गया। अब वो सिर्फ मसाले और कपड़े नहीं बेच रहे थे, अब वो सत्ता का, कंट्रोल का और सबसे बढ़कर टैक्स रेवेन्यू का व्यापार कर रहे थे। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में आते हैं। वो फाइनेंशियल सिस्टम, वो गणित जिसने इतने बड़े पैमाने पर दौलत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुमकिन बनाया। ये आंकड़ा दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि लगभग 200 सालों में भारत से जो दौलत निकाली गई, उसकी आज की कीमत $45 ट्रिलियन है। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि ये अमेरिका और चीन की कुल सालाना जीडीपी को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन की निकासी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था कि पैसा सिर्फ एक ही दिशा में बह रहा था, भारत से बाहर, ब्रिटेन की तरफ, और बदले में भारत को कोई खास आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। तो ये मशीन काम कैसे करती थी? ये बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही क्रूर थी। स्टेप 1, कंपनी भारतीय किसानों से टैक्स वसूलती थी। स्टेप 2, वो उसी पैसे का इस्तेमाल भारतीय कारीगरों से उनका माल खरीदने में करते थे। स्टेप 3, वो उस माल को ब्रिटेन भेज देते थे। और स्टेप 4, जो सबसे अहम था, सारा का सारा मुनाफा ब्रिटेन में ही रहता था। यानी भारत को अपने ही माल के एक्सपोर्ट के लिए खुद ही पैसे देने पर मजबूर किया गया। ये एक ऐसा बंद सिस्टम था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। भारतीय विचारक दादाभाई नौरोजी ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने इसे भारत से खून बहाने जैसा कहा था, एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो देश की जीवन शक्ति को सोख रही थी। वाकई एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। ब्रिटिश अक्सर अपने शासन को प्रगति और विकास के पर्दे में दिखाते थे। तो चलिए इस दावे को जरा करीब से देखते हैं और इन तथाकथित सुधारों का असली मकसद क्या था, ये समझते हैं। ये विरोधाभास यहाँ बिल्कुल साफ है। रेलवे इसलिए नहीं बनाई गई कि भारतीय एक दूसरे से जुड़ें, बल्कि इसलिए कि कपास और दूसरा कच्चा माल देश के अंदरूनी हिस्सों से बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य को चलाने के लिए क्लर्क तैयार करने के लिए थी।
हर सुधार के पीछे एक छिपा हुआ आर्थिक मकसद था, दौलत की निकासी को और ज्यादा कुशल बनाना। ब्रिटिश नीतियों ने ग्लोबल ट्रेड में भारत की ऐतिहासिक भूमिका को 180 डिग्री पर घुमा दिया। सदियों से भारत फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर था, लेकिन ब्रिटिश राज में वो सस्ते कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन गया और ब्रिटेन में बने महंगे तैयार माल का आयातक बनने पर मजबूर हो गया। और इसका आम इंसान पर जो असर पड़ा वो बहुत ही भयानक था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लाखों हुनरमंद कारीगरों को गरीबी में धकेल दिया, और उन आर्थिक नीतियों ने जिनमें खाने की फसलों के बजाय नकदी फसलों को प्राथमिकता दी गई, बार बार पड़ने वाले अकालों में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिनमें करोड़ों लोगों की जानें गईं। इस निकासी को छिपाने के लिए एक और चालाक अकाउंटिंग ट्रिक थी, होम चार्जेस। इसका मतलब था कि भारत को अपने ही ऊपर हो रहे दमन का खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों की सैलरी और पेंशन से लेकर ब्रिटेन के अपने युद्धों की लागत तक सब कुछ भारतीय खजाने से चुकाया जाता था। अब आखिरी हिस्से में चलिए ये देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट था वो आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है। दौलत निकालने के तरीके वक्त के साथ बस बदल गए हैं, विकसित हो गए हैं। जो चीज़ सीधी फौजी जीत और टैक्स से शुरू हुई थी, वो बाद में कर्ज और शर्तों के साथ दी जाने वाली मदद में बदल गई, और आज ये ट्रेड इम्बैलेंस और डिजिटल कैपिटल फ्लो के जरिए और भी बारीक तरीकों से जारी है। तो 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए तो देश की हालत बेहद खराब थी। औद्योगिक ढांचा टूट चुका था, खजाना खाली था और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक सूचक दुनिया में सबसे निचले स्तर पर थे। ये सब उसी धन की निकासी की सीधी विरासत थी। तो निष्कर्ष ये है कि साम्राज्य का जो लॉजिक था, जो तर्क था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। उसने बस आज के फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। वो बही खाता कभी बंद ही नहीं हुआ, बस अब वो डिजिटल हो गया है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर अतीत के इन सिस्टम्स ने आज के ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की नींव रखी, तो आज दौलत असल में किस तरफ बह रही है? ये बैलेंस शीट आज कौन लिख रहा है और किसके फायदे के लिए? इतिहास कभी भी सच में अतीत नहीं होता,